हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई क्लास में। इस क्लास में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो हमारा चैप्टर है ये जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप नीट एग्जामिनेशन की बात करो या फिर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करो। एंड अगर आगे भी आपको ये मेडिकल करियर चूज़ करते हो तो वहाँ पे भी आपको ये जो जेनेटिक्स है ये पढ़नी पड़ेगी। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी और आगे अगर आप कोई कोर्स करते हैं 12th के बाद तो उसके लिए भी। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली दो चीज़ें पढ़ते हैं कि कैसे कोई ट्रेट एक पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट जानेंगे और उससे रिलेटेड साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे कि उन्होंने उस चीज़ को कैसे करा था, उन्होंने कैसे चीज़ों को डिस्कवर करा एंड उन्होंने उस चीज़ के रिगार्डिंग कैसे लॉ दिए। तो इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की, क्योंकि जैसे हमारी यूनिट है जेनेटिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स क्या होती है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो कि क्या करती है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में स्टडी करती है। अब ये हेरिडिटी क्या है और ये वेरिएशन क्या है, इन सब चीज़ों को एक एक करके जानते हैं। अगर मैं बात करूँ हेरिडिटी की, इट डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन पेरेंट टू प्रोजेनी बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि जैसे मान लो ये एक पेरेंट है ए एंड इसकी दो प्रोजेनी है बी और सी। तो कोई ट्रेट है, ट्रेट मतलब जैसे मान लो ये जो है ये टॉल है, ठीक है, ये टॉल है, ए पर्सन क्या है, टॉल है। अब इसके बच्चे हुए बी और सी, इसमें से बी क्या है, इसमें से सी टॉल निकला और बी जो है वो इंटरमीडिएट हाइट का निकला। मैं आपको हेरिडिटी एंड वेरिएशन समझा रहा हूं। तो देखो यहां पे क्या हुआ, बेसिकली एक ट्रेट का ट्रांसफर हुआ। ए से कुछ ट्रेट्स थी जैसे टॉलनेस, वो ट्रांसफर हुई सी में और बी में। लेकिन जो सी है वो तो टॉल हुआ ए की तरह, वो भी क्या हुआ, टॉल हुआ अपने पेरेंट की तरह। लेकिन जो बी है वो अपने पेरेंट की तरह टॉल नहीं हुआ, वो इंटरमीडिएट हाइट का रह गया। तो ये जो ट्रांसफर है ट्रेट का, जो ट्रांसफर है ट्रेट का, ए ने जो ट्रेट ट्रांसफर करे बी एंड सी में, इसको हम बोलते हैं हेरिडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। और जो प्रोसेस होता है ट्रेट को ट्रांसफर करने का, जो प्रोसेस होता है ट्रेट को ट्रांसफर करने का, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ध्यान से समझना कि इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी में क्या फर्क है। इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे ए के कैरेक्टर बी और सी में ट्रांसफर होंगे, या कह सकते हो ए के कैरेक्टर उसकी प्रोजेनीज में ट्रांसफर होंगे। और जो हमारा हेरिडिटी है वो रिजल्ट है, वो क्या है, रिजल्ट है जिसमें बी ए से कैरेक्टर सी में ट्रांसफर हो गया। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप मान लो कोई एक शॉपकीपर हो, ठीक है, आप कोई शॉपकीपर हो, आपने 10 रुपए की एक बुक खरीदी, आपकी एक स्टेशनरी की शॉप है, आपने 10 रुपए की एक बुक खरीदी, आपने 2 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दिया और उसको अपनी स्टेशनरी पे लाए। अब उसको आपने स्टेशनरी पे 15 रुपये में सोल्ड कर दिया, यानी कि वापस बेच दिया। तो यहाँ पे आप देखो, आपने 12 रुपये खर्च करे, ठीक है, और 15 रुपये का उसे बेचा। तो ये जो खरीदने से बेचने तक की प्रक्रिया है इसको हम बोलेंगे प्रोसेस। ये क्या है, प्रोसेस है कि आपने 10 रुपए का खरीदा, फिर उसे ट्रांसपोर्ट करा, फिर आपने 15 रुपए का बेचा। ये पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन इसका मेन रिजल्ट क्या है, इसका मेन रिजल्ट ये है कि आपने 12 में खरीदा, 15 में बेचा, यानी 3 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। ये आपका मेन रिजल्ट है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी हमारा एक रिजल्ट है और जो इनहेरिटेंस है वो एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स बनेंगे, है ना, गैमेट में एलीलीज या जीन ट्रांसफर होंगे, फिर वो आगे जाके फ्यूज करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझो, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ट्रेट ट्रांसफर होता है और हेरिडिटी जो है वो एक रिजल्ट है जिसमें ट्रेट ट्रांसफर हो चुका होता है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि ए के 2 बच्चे हुए, एक के इंटरमीडिएट हाइट थी, एक टॉल था। तो यहाँ पे देखो पेरेंट टॉल है, बच्चा इंटरमीडिएट हाइट का है, तो पेरेंट और प्रोजेनी में क्या है, डिफरेंस है। पेरेंट एंड प्रोजेनी में क्या है, डिफरेंस है। इसी तरीके से देखो बी और सी दोनों एक ही प्रोजेनीज हैं, बी और सी दोनों एक ही प्रोजेनीज हैं, तो इन दोनों प्रोजेनी में आपस में डिफरेंस है, तो ये भी क्या है, वेरिएशन है। आई होप आपको वेरिएशन क्लियर हो गया होगा। डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी टू पेरेंट्स, प्रोजेनी और पेरेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, जैसे यहां पे दिख रहा है इसकी हाइट टॉल है, इसकी इंटरमीडिएट है, तो ये एक डिफरेंस है। या फिर डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट, एक पेरेंट के 2 प्रोजेनीज के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी हमारा क्या होता है, वेरिएशन होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएशन का सोर्स क्या होता है, तो वेरिएशन का सोर्स होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस तरीके से होता है इसको हम आगे देखेंगे जब हम क्रॉस एक्सपेरिमेंट जानेंगे। बेसिकली देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वहां पे गैमेट के अंदर जीन प्रेजेंट होते हैं और ये 2 जीन आपस में मिलके एक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें वेरिएशन आता है, लेकिन ये अभी यहाँ का टॉपिक नहीं है। तो आई होप आपको जेनेटिक्स, हेरिडिटी और वेरिएशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स की, कि जेनेटिक्स की कितनी ब्रांच हैं। तो जनरली जेनेटिक्स की 3 ब्रांच है, जिसमें हमारी आती है मेंडेलियन जेनेटिक्स, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, मॉलिकुलर जेनेटिक्स जो कि आप चैप्टर 6 में पढ़ोगे, है ना, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बेसिकली आप पॉपुलेशन को लेके स्टडी करते हो, जिसमें आप एक तो पेडिग्री एनालिसिस करते हो और आपका एक हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल आता है जो आप एवोल्यूशन में पढ़ोगे। तो ये जो 2 टॉपिक हैं ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, लेकिन हमारा जो इस चैप्टर में मेन बात होगी वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को लेके होगी। सो जब हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़नी है तो उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनके बारे में हमें पढ़ना है, क्यों, क्योंकि हम उन्हीं की बनाई जेनेटिक्स को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसको हम मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हो और मेंडल सर के बारे में नहीं पता तो आप मेंटल हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेंडल जी की, तो इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर करते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है जॉर्ज मेंडल जी को। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स थे, जेनेटिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट थे वो करे थे 1856 से लेके 1863 में, यानी इन्होंने 7 साल अपने एक्सपेरिमेंट्स करे थे पूरे, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे और उसके बाद अपने रिजल्ट दिए थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी थे। इन्होंने अपने काम को पब्लिश करा था 1865 ईयर में। ये सन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सपेरिमेंट ईयर कौन सा है और इन्होंने कब अपने वर्क को पब्लिश करा था। तो इन्होंने 7 साल एक्सपेरिमेंट करे 1856 से लेके 1863 तक, एंड उसके बाद 1865 में इन्होंने उस अपने काम को पब्लिश करा। अब अगर हम बात करें, इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसके ऊपर करा था, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था पीजम सैटिवम के ऊपर, जो कि हमारा पी प्लांट होता है या गार्डन पी भी आप कह सकते हो। अब बात आती है या क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि इन्होंने पीजम सैटिवम को ही क्यों चुना, इन्होंने किसी और प्लांट को क्यों नहीं चुना। तो इसका रीज़न ये है कि जो पीजम सैटिवम है या जो पी प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल को फ्यू मंथ में कंप्लीट कर लेता है। फ्यू मंथ में कंप्लीट करने से फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि अगर मान लो कोई प्लांट है जो 2 मंथ में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले रहा है, तो आप 7 साल में देखो, अगर 2 मंथ में वो अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले रहा है, यानी वो ग्रो भी हो रहा है, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन यानी प्रोजेनीज भी बना रहा है, उसके बाद वो डेड हो जा रहा है, तो 2 मंथ में वो ये सारा काम कर ले रहा है। अब 1 साल में वो ऐसा कितनी बार करेगा, ऐसा 6 बार करेगा, यानी हमें 6 जनरेशन देखने को मिलेगी। कितनी जनरेशन देखने को मिलेगी, 6 जनरेशन देखने को मिलेगी। और अगर उन्होंने 7 साल एक्सपेरिमेंट करा है तो उन्होंने 42 जनरेशन को ऑब्जर्व करा,
कितनी जनरेशन को, 42 जनरेशन को ऑब्जर्व करा। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि आप 42 जनरेशन को स्टडी कर रहे हो। तो इतना बड़ा जब आप सैंपल साइज लेते हो तो आपके एक्सपेरिमेंट के फेल होने की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। आप जितना बड़ा सैंपल लेते जाओगे उतना ही बड़ा आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। जितना बड़ा आप सैंपल लोगे एक्सपेरिमेंट का उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक्सपेरिमेंट फेल हो या उसमें डाटा गलत आए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने किसको चुना, इसलिए इन्होंने पी प्लांट को चुना। अब मान लो अगर ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए किसी ह्यूमन को ही लेते, अगर ये इस एक्सपेरिमेंट के लिए पी को ना लेके ह्यूमन को लेते, तो ह्यूमन का तो भैया लाइफ साइकिल होता है 60 से 70 साल का एवरेज जो हम लाइफ साइकिल लेते हैं। तो पता चला इनसे पहले मेंडल जी ही टपक गए, तो ऑब्जर्वेशन कौन करता। ठीक है, अगर इस ह्यूमन से पहले मेंडल जी ही टपक जाएंगे तो जेनेटिक्स के बारे में बताएगा कौन। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे पी प्लांट लिया। अब पी प्लांट की एक और खास बात थी, क्या थी वो बात, कि जो पी प्लांट होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब ये मत पूछ लेना कि कोई सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। जो पी प्लांट होता है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं बैगिंग एंड इमस्कुलेशन की मदद से। अब ये बैगिंग एंड इमस्कुलेशन क्या होता है भैया, देखो चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़ा तो दोबारा से जाके पढ़ लो। तीसरा, इनमें जो करेक्टर्स होते हैं पी प्लांट में उनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें सीड का कलर डायरेक्टली देख सकते हैं, ग्रीन है कि येलो है, पोड शेप, पोड कलर, इन चीज़ों को हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब हम आते हैं, अगर मैं देखो इनके बारे में आपको थोड़ा और बताऊं, तो जब इन्होंने अपने पेपर्स को पब्लिश करा, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश करा 1865 में, तो उस टाइम पे ये उतने ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, या कह सकते हो इनके काम को वो रिकग्नाइजेशन नहीं मिला। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, है ना, और उस टाइम पे लोग ज़्यादा इनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। क्यों, क्योंकि इन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच इसमें इंक्लूड कर दी थी। तो लोग बोल रहे थे कि ये बायो में मैथ घुसा रहे हैं। ठीक है, जैसे आज के बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स में मैथ है, क्या बात है ये। तो उसी तरीके से उस टाइम के साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये बायो में मैथ घुमा रहे हैं, कैसा पागल साइंटिस्ट है। तो उस टाइम पे इनके काम को रिकग्नाइजेशन नहीं मिला, सिंपल सी बात है। लेकिन जब हमारे पास माइक्रोस्कोप आ गए, जब हमने मियोसिस के बारे में पढ़ लिया, जब हमने गैमेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया, तो उसके बाद 3 साइंटिस्टों ने देखा कि इन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को दोबारा से ऑब्जर्व करा और ये देखा कि भाई इन्होंने तो जो बातें बताई वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो उन्होंने क्या करा, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करा। और कौन थे ये साइंटिस्ट? ये साइंटिस्ट थे कार्ल कॉरन्स, ह्यूगो डिवरीज एंड एरिक वॉन टेशमार्क। तो ये तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन? कार्ल कॉरन्स, ह्यूगो डिवरीज, एरिक वॉन टेशमार्क। इन तीनों ने क्या करा, इन तीनों ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर करा। तो ये चीजें आपको मेंडल जी के बारे में पढ़नी थी। अब जैसे हमें मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़नी है, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रेट दूसरे ट्रेट में ट्रांसफर हो रही है। एंड उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने कैसे आइडिया लगाया कि क्या चीज़ हो रही है एंड इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उनके एक्सपेरिमेंट को समझना होगा कि उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करा और कैसे उन्होंने ऑब्जर्वेशन बताई हमें। तो इसमें इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा उसको हम बोलते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम पढ़ते हैं। एंड इन्होंने इसमें 4 बेसिक चीज़ें करी। क्या? सबसे पहले पेरेंट्स का सिलेक्शन करना, जो कि हर एक एक्सपेरिमेंट में इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर उन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाया, फिर वहाँ से ऑब्जर्वेशन देखी, एंड उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन दिए। कंक्लूजन को आज के टाइम पे हम लॉ की फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये सारे लॉ हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का, कि मेंडल ने किस तरीके के पेरेंट्स को सिलेक्ट करा एंड उनके क्या ट्रेट्स थे। तो अगर हम बात करें मेंडल की, तो मेंडल ने 14 प्योर वेराइटीज ऑफ पी ली। अब प्योर वेराइटीज क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझो। प्योर वेराइटीज होती हैं होमोजाइगस वेराइटीज, होमोजाइगस वेराइटीज। अब आप बोलोगे कि ये होमोजाइगस वेराइटीज क्या होती है। अभी देखिए, मैं आपको एलएलई के यूज़ से नहीं समझा रहा, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि होमोजाइगस वेराइटीज़ वो होती हैं जिनमें जब आप सेल्फिंग कराओ,
जिनमें जब आप सेल्फिंग कराओ तो सेम ट्रेट आए, मतलब जो पेरेंट का ट्रेट है वही प्रोजेनी का ट्रेट आए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक प्योर टॉल वैरायटी ली। कैसे ली? मैंने एक प्योर टॉल वैरायटी ली, तो जब मैं इसमें सेल्फिंग कराता हूं, सेल्फिंग का मतलब है मेरा कि जब मैं इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराता हूं, तो अब यहाँ पे जितनी भी वैरायटी, जितने भी प्लांट्स या इसकी जितनी भी प्रोजेनी बनेगी वो सारी टॉल होंगी। वो सारी क्या होंगी? टॉल होंगी। एक भी ऐसा नहीं होगा जिसकी इंटरमीडिएट हाइट हो या जो ड्वार्फ हो, सारे के सारे क्या होंगे? टॉल होंगे। तो इस वैरायटी को हम क्या बोलेंगे? प्योर टॉल वैरायटी। अब अगर मैं बात करूं प्योर टॉल वैरायटी की, तो प्योर टॉल जो होता है वो कैपिटल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। अब इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये जो एलीली है ये एक ही तरीके की है। अब आप बोलोगे कि एलीली क्या होती है, तो एलीली बेसिकली देखो क्या है। एलीली की अगर मैं बात करूं तो एलीली एक जीन है। एलीली क्या है? एक जीन है। लेकिन जब हम टर्म यूज करते हैं एलीली, तो जो एलीली होती है वो दो जीन के बीच में एक रिलेशन बताती है। एलीली क्या करती है? दो जीन्स के बीच में एक रिलेशन बताती है। एलीली है एक जीन, जैसे कि आप फूफा, ठीक है, मामा पढ़ते हो, तो है तो दोनों मेल, फूफा मामा दोनों हैं मेल, दोनों आपके रिलेटिव्स हैं। लेकिन जो फूफा है वो एक अलग रिलेशन बता रहा है, मामा एक अलग रिलेशन बता रहा है। उसी तरीके से जो एलीली होती है वो होती जीन है, लेकिन ये जो हम टर्म यूज करते हैं एलीली, ये दो जीन्स के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, कि वो किस तरीके का रिलेशन शो कर रही हैं। अब कैपिटल टी क्या है? वो टॉलनेस के लिए जीन है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दो टी का होने का मतलब क्या है? कि दोनों जो जीन है वो एक जैसी हैं। दोनों जीन क्या है? एक जैसी हैं। इसी तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? कि दोनों जो जीन है वो एक दूसरे से अलग हैं। एंड इनको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस एलीली। क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस एलीली बोलते हैं। हेट्रोजाइगस एलीली मतलब जब दोनों जीन अलग अलग हो। होमोजाइगस एलीली जब दोनों एक जैसी हों। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। तो मेंडल ने क्या करा? 14 प्योर वैरायटीज के पी प्लांट लिए। प्योर वैरायटीज मतलब कि जिनमें जब आप सेल्फ पॉलिनेशन कराओ तो उसी तरीके की प्रोजेनीज बने। जैसे आप अगर टॉल प्योर ले रहे हो तो उसकी सेल्फिंग कराने पे टॉल ही प्लांट बनेंगे। आप कोई और कैरेक्टर ले रहे हैं, जैसे मान लो आप प्योर एक्सियल प्लांट ले रहे हो, तो उसमें जब सेल्फिंग कराओगे तो एक्सियल प्लांट ही बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होती हैं प्योर वैरायटीज। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्योर या होमोजाइगस वैरायटीज क्या होती हैं? जिनमें जब आप रिपीटेड सेल्फिंग कराओ, जब उसमें बार बार सेल्फिंग कराओ, तो वो सिमिलर ट्रेट इनहेरिटेंस शो करे, यानी कि जो पेरेंट में ट्रेट था वही प्रोजेनी में ट्रेट आए। ठीक है, तो मेंडल ने क्या करा? ऐसे 14 प्योर वैरायटीज के प्लांट लिए, और उनको 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कि जैसे उन्होंने 14 तरीके के प्लांट लिए, 14 वैरायटीज ली। अब इन वैरायटीज को इन्होंने 7 पेयर में बना दिया। इन 14 प्लांट्स को इन्होंने क्या करा? 7 पेयर में डिवाइड करा। एंड ये जो 7 पेयर बनाए, ये इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट बनाए। अब आप बोलोगे कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होता है? अगर मैं बात करूं कंट्रास्टिंग ट्रेट का, तो अगर एक टॉल है, जैसे एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ है, तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेट है कि जब मैं हाइट की बात कर रहा हूं, या आप एक तरीके से अपोजिट समझ सकते हो। कंट्रास्टिंग का मतलब आप एक तरीके से अपोजिट समझ सकते हो कि मैंने टॉल लिया, अब अगर एक टॉल है तो दूसरा ड्वार्फ हो सकता है, तो ये कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया। अब अगर जैसे यहाँ पे देखो पोड शेप है, यहाँ पे डोमिनेंट हमने मानी है स्मूथ, या कह सकते हो, अभी डोमिनेंट छोड़ो, डोमिनेंट अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। मैंने पोड शेप ली, इसमें एक है स्मूथ, एक है कंस्ट्रिक्टेड। जब आप मटर का छिलका देखोगे जिसमें मटर के दाने होते हैं, तो एक तो होता है जो एकदम स्मूथ, एकदम ग्रीन होता है, और एक होता है जो कंस्ट्रिक्टेड होता है जिसपे लाइन सी होती है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। तो ऐसे उन्होंने 7 पेयर बनाए कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के। ठीक है,
अब ये किस किस चीज़ों के रिगार्डिंग थे, तो इन्होंने सबसे पहला करेक्टर लिया प्लांट हाइट का। किसका लिया? प्लांट हाइट का। और इन्होंने उसमें दो कंट्रास्टिंग ट्रेट रखे, एक टॉल प्लांट, एक ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, इसमें जो टॉल होता है उसको हम डोमिनेंट मानते हैं। अब ये डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट का मतलब ये होता है कि जब मान लो कोई जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, जैसे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ये क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अब इसमें कौन अपना कैरेक्टर शो करेगा? वो डोमिनेंट होगा। देखो ये भी एक जीन है, ये भी एक जीन है, ये टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर ये अपना करेक्टर शो करता है तो हम बोलेंगे कि ये डोमिनेंट है, और अगर ड्वार्फ अपना करेक्टर शो करता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो हम कहेंगे ये डोमिनेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे टॉल जो है वो डोमिनेंट है, तो जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो कैपिटल टी, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर किसी प्लांट में कैपिटल टी स्मॉल टी लिखता हूं और मैंने आपको ये बता दिया कि टॉल यहाँ पे डोमिनेंट है, तो इस प्लांट का जो करेक्टर होगा वो टॉल होगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से स्मॉल टी लिखता हूं तो स्मॉल टी तो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और दोनों ही स्मॉल टी हैं, तो ये क्या करेगा? ड्वार्फ करेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको डोमिनेंट रिसेसिव समझ में आ गया हो। पोर्ड शेप की बात करें तो पोर्ड शेप में जो स्मूथ होता है उसको हम डोमिनेंट मानते हैं, जो कंस्ट्रिक्टेड होता है उसको हम रिसेसिव मानते हैं। इसी तरीके से फ्लावर की पोजीशन क्या है? फ्लावर की पोजीशन कहने से मेरा मतलब है, जैसे मान लो ये फ्लावर लग रहा है, तो फ्लावर अगर टॉप पे आता है तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल, और ऐसे साइड में आता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल। तो जो एक्सियल पोजीशन होती है फ्लावर की वो डोमिनेंट होती है और जो टर्मिनल होती है वो रिसेसिव होती है। अगर मैं बात करूं सीड के शेप की, तो जो राउंड सीड्स होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं एंड जो रिंकल सीड्स होती हैं वो रिसेसिव होती हैं। फ्लावर के कलर की बात करें तो इसमें वायलेट कलर जो होगा, फ्लावर का जो वायलेट कलर होगा वो डोमिनेंट होगा और जो व्हाइट कलर होगा वो रिसेसिव होगा। पोड कलर की बात करूं तो पोड यानी जो छिलका है आपका, वो अगर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, अगर वो येलो है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं सीड के कलर की बात करूं तो सीड के कलर में अगर येलो सीड है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ग्रीन सीड है तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। अब ये जो टेबल है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे नीट एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल पूछ लेता है कि आपको कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पूछ लेगा कि प्लांट हाइट का कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या है, या आपसे ऐसे बोलेगा कि स्मूथ का कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगा, वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या पूछ लेगा सीड कलर का कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम नंबर लिख रखा है, मतलब उनका जो जीन्स है वो किस क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, तो ये आप याद रख लेना अगर रख सकते हो तो, क्योंकि अब ये कम पूछता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करा कि जब इन्होंने पेरेंट्स का सिलेक्शन कर लिया तो इन्होंने क्या करा, उन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने का मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराया, या कह सकते हो रिप्रोडक्शन कराया, जिससे उनकी प्रोजेनी बनेगी। अब यहाँ पे 2 तरीके के क्रॉस इन्होंने कराए, एक तो इन्होंने सेल्फिंग कराई, यानी एक इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया और एक इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कराया, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कराया, ये अभी हम आगे देखेंगे जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी देखो पी प्लांट क्या है, पी प्लांट जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, यानी उनके एक फ्लावर पे जो उनके फ्लावर होते हैं उसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। तो यहाँ पे वो सेल्फिंग कर लेते हैं, यहाँ पे वो सेल्फिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे को इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो मैं क्या करूँगा, इस मेल प्लांट को, इस मेल पार्ट को हटा दूंगा, जिसको हम बोलते हैं इमस्कुलेशन, और इस फीमेल पार्ट पे क्या करूंगा, इसको बैग से कवर कर दूंगा, जिसको हम बोलते हैं बैगिंग। ये आप चैप्टर 2 में पढ़ चुके हो, तब भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे हमें क्या पड़ेगी, इमस्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो। अब यहाँ पे हमने क्या करा, एक प्योर पेरेंट को दूसरे प्योर पेरेंट के साथ क्रॉस कराया, एंड इनसे जो प्रोजेनी बनी उसको हमने F1 हाइब्रिड या F1 जनरेशन या फिर फीलियल 1 कहा। फिर हमने क्या करा कि उसमें जो F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन में हमने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। वहां पे हमने क्या होने दिया, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। ध्यान से समझना
कि सबसे पहले हमने दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया, फिर उस क्रॉस पॉलिनेशन से जो हमारी फर्स्ट क्या बनी, जनरेशन बनी, उसमें हमने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। उसके बाद हमें सेकंड जनरेशन मिली, उसमें भी हमने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, और फिर वहाँ से हमें थर्ड जनरेशन मिली, उसमें भी हम सेल्फ पॉलिनेशन होने देते हैं और वहाँ से अपने डाटा कलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आई इसकी बात कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या करा, अभी इस चीज को मत देखो, अभी इसको ऐसे ढक दो, यहाँ पे इसको पढ़ो। इन्होंने क्या करा, एक प्योर टॉल प्लांट लिया, एक प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, एक प्योर टॉल लिया, एक प्योर ड्वार्फ लिया। अब जब इन्होंने इन दोनों प्लांट को क्रॉस कराया, इन दोनों प्लांट को क्रॉस कराया, तो इनको एक मिला टॉल प्लांट, इनको क्या मिला, एक मिला टॉल प्लांट। कैसा प्लांट मिला, टॉल प्लांट मिला। अब जब इन्होंने इस टॉल प्लांट में सेल्फिंग होने दी, इन्होंने जब इस प्लांट में, इस टॉल प्लांट में सेल्फिंग होने दी, तो यहाँ पे जो F2 जनरेशन थी, सेकंड जनरेशन थी, उसमें इनको टॉल प्लांट भी मिले और ड्वार्फ प्लांट भी मिले। समझना कि इन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिया, एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो हमें टॉल प्लांट मिला। फिर जब हमने इसमें सेल्फिंग कराई या इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो हमें टॉल प्लांट भी मिले और ड्वार्फ प्लांट भी मिले। तो यहां से इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, यहां से इन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो F1 जनरेशन है, जो F1 जनरेशन है, उसमें किसी एक पेरेंट का ट्रेट आ रहा है, उसमें किसी एक पेरेंट का ही ट्रेट आ रहा है। जैसे यहां पे लिखा है F1 जनरेशन रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट कंप्लीटली, किसी एक पेरेंट को कंप्लीटली वो रिसेंबल करेगा। जैसे यहां पे टॉल प्लांट ने इस पेरेंट को कंप्लीटली रिसेंबल करा। इन्होंने कहा सेकंड जनरेशन में जो प्रोजनी आएंगी, सेकंड जनरेशन में जो प्रोजनी आएंगी वो दोनों पेरेंट्स के सिमिलर होगी। जैसे देखो टॉल भी आई, ड्वार्फ भी आई, ड्वार्फ इसके सिमिलर है, टॉल इसके सिमिलर है, तो दोनों तरीके की प्रोजनीज देखने को मिली। ठीक है। और F2 जनरेशन में क्या हुआ, सिर्फ एक तरीके की प्रोजनी देखने को मिली जो कि किसी एक पेरेंट को रिसेंबल कर रही है। एंड किसको रिसेंबल करेगी, जनरली जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उस ट्रेट को रिसेंबल करेगी या उस पेरेंट को रिसेंबल करेगी। जैसे कि मैं आपको अगर एक और बात बताऊं, सीड को लेके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने एक प्योर येलो सीड ली है ना, और एक प्योर ग्रीन सीड ली। अब मैंने आपको बताया कि जो प्योर येलो सीड होती है वो डोमिनेंट होती है, जो येलो सीड होती है वो डोमिनेंट होती है, और जो ग्रीन सीड होती है रिसेसिव होती है। मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करा रहा हूं, तो आप बताओ कि जो F1 जनरेशन बनेगी वो किसको रिसेंबल करेगी। आप बताओ कि जो F1 जनरेशन बनेगी वो किसको रिसेंबल करेगी। तो ये कमेंट करके बताना, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके। तो यहां पे देखो मैंने आपको बताया था कि जनरली टॉल वाले को ही रिसेंबल करेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जब आपने प्योर टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया तो यहाँ पे जनरली डोमिनेंट वाला बना। तो इसी तरीके से जब आप येलो सीड को क्या करोगे, ग्रीन के साथ क्रॉस कराओगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला ही पेरेंट को रिसेंबल करेगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है येलो सीड। तो F1 जनरेशन में सब की सब कैसी बनेंगी, येलो सीड बनेंगी। ठीक है। और जब इसमें आप सेल्फ पॉलिनेशन होने दोगे तो आपकी येलो सीड भी बनेंगी और ग्रीन सीड भी बनेगी। ठीक है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर चलेगा। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे और इसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अभी तक बोर हो गए हो तो थोड़ा सा और बोर हो जाओ। किसकी बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं कि इन्होंने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला। इन्होंने कहा समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इन्होंने कहा क्योंकि जो करेक्टर है वो किसी एक पेरेंट को कॉपी कर रहा है F1 जनरेशन में। किसमें, जो करेक्टर है वो F1 जनरेशन में किसी एक पेरेंट को कैरी कर रहा है। तो ऐसा है कि कोई ना कोई चीज तो पेरेंट से प्रोजेनी में पास हो रही है बिना चेंज हुए। सबसे पहली स्टेटमेंट इन्होंने ये कही, क्या कही, इन्होंने कहा कि कुछ है जो ऐसा है कि वो बिना चेंज हुए, अनचेंज्ड, यहां पे टर्म यूज हुआ है अनचेंज्ड, बिना चेंज हुए पेरेंट से प्रोजेनी में पास हो रहा है। एंड इस समथिंग को आगे चल के इन्होंने कहा फैक्टर, इस समथिंग को आगे चल के इन्होंने कहा फैक्टर। एंड इस फैक्टर को आज के टाइम पे हम बोलते हैं जीन। तो इन्होंने जीन का कॉन्सेप्ट यहां से दिया कि इन्होंने कहा कि जो जीन होती है वो पेरेंट से प्रोजेनी में बिना चेंज हुए पास होती है। लेकिन इन्होंने ये टर्म जीन यूज नहीं करा था। इन्होंने कहा कि कुछ है, समथिंग,
कुछ है जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पास हो रहा है, एंड उसको इन्होंने नाम दिया था फैक्टर। अगर मैं बात करूं फैक्टर की, तो फैक्टर के बारे में इन्होंने कहा कि जो फैक्टर होती है वो यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, मतलब जो इनहेरिटेंस होता है, जो चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है एक पेरेंट से प्रोजेनी में, वो फैक्टर की मदद से होता है। एंड ये कंट्रोल करता है ट्रेट को, यानी कोई प्लांट टॉल होगा, कोई प्लांट ड्वार्फ होगा, सीड कलर येलो होगा, ग्रीन होगा, फ्लावर की पोजीशन क्या होगी, उन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो फैक्टर है वो पेयर में होते हैं। अब ये आइडिया इनको कहाँ से लगा होगा कि फैक्टर जो है वो पेयर में होते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, जब इन्होंने यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन कराया, टॉल प्लांट आया, ठीक है, क्या आया? टॉल प्लांट आया। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इन पे एक एक कोई रहा होगा, इस पे कोई कैपिटल टी रहा होगा, इस पे कोई स्मॉल टी रहा होगा, है ना, एक एक रहा है। अभी हमें ये नहीं पता डबल है, हम एक एक मान के चल रहे हैं। अब अगर इनमें मैंने क्रॉस कराया और ये टॉल प्लांट बना, तो इस पे भी कैपिटल टी होगा। हाँ, अब जब इसमें मैं सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगा तो बाकी सारे भी तो फिर टॉल ही बनने चाहिए थे। अगर इस कैपिटल टी वाले में मैं सेल्फ कराऊंगा तो बाकी सारे ही टॉल बनने चाहिए थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक आपको ड्वार्फ दिख रहा है, यहाँ पे एक क्या हुआ? ड्वार्फ दिख रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई ये सिंगल तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने पेयर में लेके देखा। अब पेयर में देखो, प्योर टॉल था तो कैपिटल टी, ठीक है, और प्योर ड्वार्फ था तो स्मॉल टी। अब यहाँ पे से एक आएगा, एक क्यों आएगा? ये अभी आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ोगे कि एक ही एलीली ट्रांसफर होती है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। यहाँ से स्मॉल टी बनेगा। अब ये आए तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब मैंने बताया था टॉलनेस डोमिनेंट होता है, तो कैपिटल टी अपने आप को शो करता है, ये प्लांट क्या हो गया? टॉल। अब जब आप इसमें सेल्फिंग कराओगे, तो दो तरीके के गैमेट बनेंगे, एक तो कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। सो ये कैपिटल टी मिलके तो आपका टॉल बना देंगे, एंड ये इसके साथ मिलके टॉल बना देगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये स्मॉल टी यानी ड्वार्फ कर देंगे। तो इसके बेसिस पे या कह सकते हो जो इन्होंने आइडिया दिया कि जो फैक्टर पेयर्स में होते हैं, ये इन्होंने सेकंड जनरेशन से लिया। कहाँ से लिया? सेकंड जनरेशन से लिया। क्योंकि अगर ये पेयर में नहीं होते तो सेकंड जनरेशन में भी हमें सबके सब टॉल देखने को मिलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका आइडिया यहाँ से इन्होंने दिया। सेकंड इन्होंने जो यहाँ से बात कही, उन्होंने कहा कि जो प्रोजेनी है वो एक ही फैक्टर को रिसीव करेगी एक पेरेंट से, ठीक है, और ये भी इन्होंने यहीं से कंक्लूजन निकाला। एंड साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक एलीली ये, एक एलीली ये दोनों आपस में मिक्स होकर एक एलीली बना दे, इसको ब्लेंड नहीं करते ये। मतलब ये नहीं कि आप दाल खा रहे हो और आप चावल खा रहे हो और आप दोनों को मिला के खिचड़ी बना दो, ठीक है, तो यहाँ पे खिचड़ी नहीं बनती, दाल और चावल अलग अलग होते रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है? ब्लेंडिंग नहीं होती। ये सारी चीज़ें इन्होंने कंक्लूजन में बताई। सो आई होप ये जो जेनेटिक्स है ये आपको, या जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और यहाँ पे ये जो क्रॉस वाला पोर्शन है, अभी इसको आप और अच्छे से समझोगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे।